अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। नाजरीन, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न इस्लामाबाद ने रोटेशन पॉलिसी को सबोताज करने के लिए उसमें हायल तमाम टेक्निकल रुकावटों को दूर करते हुए सिंध पुलिस के 2 DIGs जिनकी FIAC रिक्वेजिशन भिजवाई गई थी, उस रिक्वेजिशन के साथ कुछ इस तरह का सलूक करते हुए उसे रद्दी की टोकरी के नज़र कर दिया और कुछ दूसरे DIGs को JIT के आड़ में सिंध पुलिस में रोकने की जो कोशिश की गई थी वो भी स्टेप ने नाकाम बना दी, जबकि बाज़ बाअसर DIGs ने जो है ख़ुद सदर मुमलिकत का कार्ड भी इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो हरबा भी सूदमंद साबित नहीं हुआ। वो DIG कौन है उस पर हम प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। और ख़ुद वेस्ट के DIG बार बार इस्लामाबाद के चक्कर क्यों लगा रहे हैं, इस पर भी डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। और प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे कि किस तरीके से IG सिंध जो कि इस रोटेशन पॉलिसी के नतीजे में गैर मामूली जो है मुस्तहकम हुए हैं, जिसका जिंदा सबूत उनका है सक्खर रीजन का जो है हंगामी दौरा करना है। प्रोग्राम में आगे जाके हम बात करेंगे किस तरीके से जो है खुद जो खैरपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में जो है आज एक ट्रेनी जो है हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। उनकी मौत का जिम्मेवार कौन है, इस पर भी बात करेंगे। और ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जो है वो इस वक्त मुश्किल का शिकार हो गई है। इत्तला ये मिली है कि खैबर पख्तूनख्वा के IG को खुद आला अदलिया की जानिब से जो है वो एक शोकास नोटिस मौसूल हुआ है। अदलिया के जारी करदा अहकामात पर अमल दरामद न करने के नतीजे में जो अहकामात थे वो 90 पुलिस अफसरों के आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इस शोकास के बाद जो है खैबर पख्तूनख्वा के IG मुअज़्ज़म जहां अंसारी अपने आप को बचाने के लिए अब उन्होंने लिस्टों के मुरतब करने का सिलसिला शुरू कर दिया और सियासी असर रसूख रखने वाले उन 68 DSP और 32 इंस्पेक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत कर दी। और आज खैबर पख्तूनख्वा पेशावर के अंदर जो है एक अफसोसनाक वाक़े के बाद शहर भर के ख्वाजा सराओं ने जो है वो पेशावर का ट्रैफिक जो है बहुत ही बुरी तरीके से बतौर एहतजाज जो है मुअत्तल करवा दिया था। प्रोग्राम के आखिर में जो है हम सिंध पुलिस के जो है 350 सीनियर इंस्पेक्टरों के DSP के ओहदे पर प्रमोशन पर हम बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में जो है फिर वो हमने जो कल कहा था कि आज के प्रोग्राम में जो है हमारे मेहमान होंगे ख़ुद इंतज़ार कत्ल केस के जो मुद्दई हैं मकतूल इंतज़ार के वालिद इश्तियाक का एक इंटरव्यू है कि उनसे हमारी बातचीत हुई कि वो इतने बड़े साने के बाद जिसमें कि 8 पुलिस अफसरान जो है वो इस वक्त पाबंद सलासल हैं जिनको सज़ाएँ हो चुकी, जिसमें 2 को फांसी की और 8 जो है 6 जो है उम्र कैद आया। इतने बड़े वाक़े के बाद उन्हें कहीं से कोई धमकियां तो नहीं मिली हैं, इस पर हमारी उनसे गुफ्तगू वो भी आप देख सकेंगे। और आखिर में पुकार के नाम से जो है एक पुलिस में भर्ती होने के ख्वाहिशमंद नौजवान की जो है वो उसकी स्पीच आप सुन सकेंगे। अब हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि किस तरीके से जो है ख़ुद इस्लामिक डिवीज़न ने जो है FIA की रिक्वेजिशन के साथ कुछ इस तरह का सलूक किया। वो रिक्वेजिशन जो है वो सिंध पुलिस के 2 DIGs यानी कराची ईस्ट जोन के जो DIG साकिब इस्माइल मेमन और ख़ुद साउथ के DIG जावेद अकबर रियाज के वो रिक्वेजिशन थे। हालांकि जावेद अकबर रियाज जो है वो इससे कबल भी जो है FIA जाने के लिए कोशिशें करते रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें बावर साबित नहीं हुई। अगर पहले उनकी रिक्वेजिशन आ चुकी होती इस रोटेशन पॉलिसी में उनका नाम आने से कबल तो शायद उनकी पोस्टिंग FIA में हो चुकी होती। लेकिन अब चूँकि ये जो रोटेशन पॉलिसी में इनके नाम आ चुके थे और ख़ुद वफाक के स्टेब ने उनका नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया था, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जब FIA से उनकी रिक्वेजिशन आती तो फिर ये जो है एक टेक्निकल हरबा था
उस रोटेशन पॉलिसी को सबोताज करने का। ये ख़ुद स्टेप के जो है काबिल एतमाद ज़राए ने हमारे नुमाइंदा खसूसी क़यामत गुल को ये इत्तला दी कि ये एक हरबा है रोटेशन पॉलिसी से ख़ुद को बचाने का और अपनी मनपसंद पोस्टिंग हासिल करने का। इसके सिवा इस रिक्वेजिशन की और कोई कानूनी या इखलाकी हैसियत नहीं। इसी वजह से स्टेप ने जो है उसके साथ वही सलूक किया जो उसका वो मुतकाज़ी था, ये रिक्वेजिशन जो कि एक ड्रामाई अंदाज में नोटिफिकेशन के इजरा के बाद जारी किया गया। अब उसके बाद जो है अब जो स्टेप की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था इन 8 DIGs का, उसमें जावेद अकबर रियाज जो है वो पंजाब पुलिस में रिपोर्ट करने के पाबंद हैं। इसी तरीके से जो है साकिब इस्माइल मेमन जो है उन्हें हर हाल में जो है खैबर पख्तूनख्वा में ज्वाइनिंग देना पड़ेगी। अब इस FIA की रिक्वेजिशन की कोई हैसियत बाकी नहीं हुई। इसी तरीके से ख़ुद एक और जो है DIG हैं CTD के, उन्हें भी टेक्निकल अंदाज से बचाने के लिए 2011 में एक सऊदी सफारतकार की कत्ल की वारदात होती है कराची में, हुसैनी नाम के। अब उसकी जो है वो इस वक्त जो है तफ्तीश शुरू कर दी और उसका GIT का इंचार्ज जो है सरबराह जो है किसी और को नहीं एक ऐसे DIG को बनाया जो कि खुद अंडर ट्रांसफर है। हालांकि DIG और उनसे अच्छे काबिल DIG इस वक्त सिंध पुलिस में हैं। आप आसिम कायम खानी को भी लगा सकते हैं, आप खुद नासिर आफ्ताब को भी लगा सकते हैं। उनकी सलाहियत, उनकी काबिलियत जो है अगर उनसे ज़्यादा नहीं है तो उनसे कम भी नहीं है, वो भी अच्छी तफ्तीश कर सकते हैं। लेकिन महज चूँकि रोटेशन पॉलिसी को चूँकि सबोताज करना था, इसलिए जो है ख़ास तौर से IG ने जो है अपनी किचन कैबिनेट के सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक जो DIG हैं उमर शाहिद को उससे GIT का सरबराह बना दी ताकि इस GIT के आड़ में जो है रोटेशन पॉलिसी पर अमल दरामद न हो। लेकिन कहते हैं ना कि ताड़ने वाले क़यामत की निगाह रखते हैं। अब जो सेक्रेटरी स्टेब हैं अफजल लतीफ़, उन्हें भी मालूम है कि ये एक टेक्निकल हरबा है ट्रांसफ़र से अपने आप को बचाने के लिए, इसलिए उन्होंने कहा कि इन्हें हर हाल में जो है ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी बलूचिस्तान में, वरना वो भी शोकास के लिए और उसके बाद सस्पेंशन के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहें। अब इसके अलावा एक और ख़बर ये मिली है कि ख़ुद मकसूद मेमन, ये पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए ने और ख़ुद गवर्नर हाउस के एक इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का ये कहना है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जब कराची आए थे तो किसी ज़रिए से जो है ख़ुद मकसूद मेमन की उनसे मुलाकात हुई और मकसूद मेमन ने जो है वो अपनी SSU जो उनका यूनिट है उनकी कारकर्दगी के बारे में बताया और ये कहा कि अगर उनका ट्रांसफ़र होता है तो ये सारी की सारी सिक्योरिटी जो इतनी अहम तरीन है, गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी यहाँ पर होती है, वो सब के सब ख़तरे में पड़ जाएगी। इसलिए उनका जो है वो सेकंड फेज़ के बजाय अगर उनको थर्ड फेज़ में रखा जाए तो ये बेहतर रहेगा। इस किस्म की सुना है कि उन्होंने जो है सदर मुमलिकत को जो है किसी तरह से कायल करने की कोशिश की और ये भी मालूम हुआ है कि सदर मुमलिकत की जानिब से उनके सेक्रेटरी ने जो है वो सेक्रेटरी स्टेप से उनकी कोई बात हुई थी इनका नाम जो है थर्ड फेज़ में शामिल करने की, लेकिन बात मालूम यह हुआ कि बनी नहीं है। अब ये भी जो है वो रोटेशन पॉलिसी के तहत इन्हें भी जो है बहालत मजबूरी पंजाब में ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। सदर मुमलिकत का कार्ड भी जो है वो कारामद साबित नहीं हुआ। ये खुद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और ख़ुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए ने ये इत्तला दी है कि मकसूद मेमन जो DIG है SSU के, उन्होंने सदर मुमलिकत का कार्ड भी इस्तेमाल किया है। हालांकि उनके लिए ख़ुद आसिफ अली जरदारी के जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं कर्नल बाबर, उन्होंने भी जो है बहुत ज़्यादा कोशिशें की, लेकिन तमाम तर कोशिशें जो है वो अफजल लतीफ़ के ज़िद के आगे जो है नाकाम हो गई और ख़ुद उसे नाकाम करने में जो है सिंध के वज़ीर आला की वो जोशीली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इस वक्त ज़हर कातिल का किरदार अदा करी। इसलिए कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है ख़ुद जवाबी वार जो है ख़ुद स्टेप के जो एडवाइज़र हैं अरबाब शहजाद की जानिब से भी होता है, जिसके बाद जो है अब इस रोटेशन पॉलिसी का यू टर्न लेना जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। इन 8 DIGs को जो है हंसते हुए या रोते हुए, जो कल मैंने प्रोग्राम में कहा था कि 100 प्याज और 100 जूते के मिज़दाक जो है वो इन्हें थूके हुए को चाटने के मिज़दाक जो है इन्हें बिल आखिर रिपोर्ट करना ही पड़ेगी अपने अपने मुतल्लिका पुलिस में, जहां इनकी इस वक्त
ट्रांसफ़र की गई है रोटेशन पॉलिसी के तहत। नाज़रीन, अब ये भी मालूम हुआ है कि ख़ुद वेस्ट जोन के जो डीआईजी हैं नासिर आफ्ताब का नाम जो है तीसरे फेज़ में आ रहा है, लेकिन वो उस तीसरे फेज़ से अपना नाम कटवाने के लिए जो है वो बार बार हर हफ्ते हैं, हर एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद जो है किसी न किसी बहाने इस्लामाबाद के चक्कर लगाते हैं और अपना जो उसके असर रसूख ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए वो इस टेप पर जो है प्रेशराइज होने की कोशिश करके अपना नाम जो है वो थर्ड फेज से निकलवाने की कोशिशें इस वक्त कर रहे हैं। हालांकि उनका भी एक रिक्वेशन जो है वो एफआईए से आ चुका है, खुद मसूद बंगश जो एसएसपी थे उनके साथ, और वो रिक्वेशन अभी तक वैलिड है। अगर वो चाहें तो उस रिक्वेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एफआईए में अपने मुमकिन ट्रांसफ़र से कबल जो है ज्वाइनिंग दे सकते हैं। जिस तरीके से साकिब इस्माइल मेमन और ख़ुद जावेद अकबर रियाज ने ये हरबा इस्तेमाल किया था, लेकिन चूँकि हरबा जो है नोटिफिकेशन के इजरा के बाद हुआ तो उसकी कानूनी सख्त होंगे। लेकिन अब ये ऑप्शन जो है ख़ुद नासिर आफ्ताब के पास है। अगर नासिर आफ्ताब चाहें तो वो इस वक्त एफआईए में जाकर जो है अपने आप को एक तरीके से बचा सकते हैं अगर वो चाहें तो। वैसे कबल के प्रोग्राम के मैं अगले खबर की जाने बढ़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर चाहते हैं कि हक व सदा का सफर इसी तरीके से जारी हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। कल के प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि किस तरीके से रोटेशन पॉलिसी का सबसे बड़ा बेनिफिशरी कोई और नहीं, खुद सिंध पुलिस का सरबराह मुश्ताक महर है। टिमटिमाते हुए चराग को जो है एक नई जान मिल गई है, एक नया फानूस जो है टिमटिमाते हुए चराग को मिल गया है। अब वो तेज़ हवाओं का बआसानी से जो है मुकाबला कर सकेगा। अब ये चराग बुझने नहीं पाएगा और इसे बुझने ना देने की जो है वो काम जो है वो खुद सिंध हुकूमत और जो है खुद पीपल्स पार्टी जो है इसका फानूस बनकर इसको बुझने से बचाने की कोशिश करेगी। इसलिए कि अब उनकी अहमियत जो है वो इस वक्त बढ़ चुकी है पीपल्स पार्टी की नज़रों में और ख़ुद सिंध हुकूमत की नज़रों में। इसलिए कि पीपल्स पार्टी के जो वर्कर नुमा डीआईजी थे वो एक एक करके जो है वफाक के रोटेशन पॉलिसी के बीट चढ़ रहे हैं, और अगर इलेक्शन होता है तो फिर कौन पीपल्स पार्टी की मदद करेगा इलेक्शन में। जो भी वो इलेक्शन में करते हैं अपनी अक्सरियत को बढ़ाने के लिए जो हरबे इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी मदद कौन करेगा। वो तमाम के तमाम आजमूदा पुलिस अफसरान जो है वो रोटेशन पॉलिसी के नतीजे सिंध से खारिज हो रहे हैं। तो इस वजह से मुश्ताक महर की अहमियत बढ़ गई और उसमें एक नई ताकत पैदा हो गई। ऐसा लग रहा है कि उनकी अब नए सिरे से जो है वो आईजी सिंध की हैसियत से पोस्टिंग हो चुकी है। इसी पोस्टिंग की वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो आज जो है उन्होंने एक इनकलाबी, एक हंगामी दौरे पर हो गए थे सक्खर रीजन में, और वहाँ पर उन्होंने जो है लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग की, उन्होंने उसको हेड किया। यानी कई अरसे बाद जो है उनको जाना पड़ा। हालांकि जब वो आरपीओ सक्खर थे खुद डॉक्टर कामरान पटेल, तो वो कभी वहाँ नहीं गए, उनसे उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, हालांकि सीनियर है उनसे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कभी सक्खर रीजन की जानिब बढ़के भी नहीं। लेकिन उनके जाते ही जो है अब जब उनमें एक नई कुव्वत आ गई तो वो सक्खर रीजन भी पहुंच गए और वहाँ पर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग की। वहाँ बढ़ते हुए जराइम पर जो है उन्होंने एसएसपी सक्खर को जो है हाड़े हाथों लिया और उनकी सख्त उनसे बासपुरस की, उनसे कहा कि ये जो अगवा बराए तावन और डाकाजनी की दूसरी जो बढ़ती हुई बात है उसको कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा करें या फिर तब्दील होने के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने बाकी भी जो एसएसपी थे सबको वार्निंग दी कि वो अपना अपना किबला दुरुस्त कर दें और ऑर्गेनाइज जराइम को कंट्रोल करें, तो दूसरी जो वारदातें उसको भी काबू में लाने की कोशिश करें। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आप नाज़रीन कि हमारी बात कितनी सही साबित हुई कि ये जो रोटेशन पॉलिसी का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो मुश्ताक महर को हुआ। अब मुश्ताक महर के तब्दीली की जो भी इतनी अफवाहें उड़ रही थी, जो कोशिशें जारी थी, वो कोशिशें जो है वो अब दम तोड़ चुकी। अब आसानी से जो है वो उनका ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। अब ये देखना यह है कि जो नए डीआईजीज़ इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से रोटेशन पॉलिसी के लिए कुछ आ चुके हैं और कुछ अभी आने वाले हैं, क्या नए डीआईजीज़ के साथ जो है ये जो सिंध के आईजी हैं ये एडजस्ट हो सकेंगे या नहीं।
आया ये जो नए डीआईजीज आ रहे हैं 8, 10, 15 की तादाद में, क्या ये डीआईजीज अपने रंग में जो है सिंध पुलिस के सरबराह को रंगने में कामयाब हो जाएंगे, या कि आईजी सिंध जो है इन 10-12 नए डीआईजीज को अपने रंग में रंगने में कामयाब हो जाएंगे। अब देखना यह कि कौन किस पर जो है वो सबकत ले जाने में कामयाब होता है। ताकत के लिहाज से, इख्तियारात के लिहाज से बेशक आईजी सिंध जो है उनका पलड़ा भारी है, लेकिन जमहूरी अंदाज से, तादाद के लिहाज से, अक्सरियत के लिहाज से डीआईजीज की तादाद ज़्यादा। देखना यह कि अब इस खेल में कौन किस पर गालिब आता है। वहीं चलते हैं प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब। खैरपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से मुतालिक पहले भी मैं एक खबर चला चुका हूं, अपने प्रोग्राम में नशर कर चुका हूं कि वहाँ दूसरा जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ उनकी तरफ यहाँ भी जो है कारोबार चल रहा है। छुट्टियों के जो है 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से लिए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई लंबी छुट्टी लेनी है तो उसके अलग पैसे हैं। एक उनका जो CDI है, LO है, लाइन अफसर जो है, जहाँ पर सब इंस्पेक्टर हमेशा होता है, लेकिन यहाँ पर एक ASI अमजद अभी बंदश जो है वो एज अ लाइन अफसर के काम करता है। उनकी करप्शन के चर्चे बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो ट्रेनी है उनसे महीने के 5,000 रुपये और लेता है, नहीं देगा तो फिर वो उसको फेल कर देता है या उसको सज़ा देता है या उसे मेंटली परेशान करता है। उसकी ये शोहरत है। और ख़ुद जो रफ़ीक चाचड़ हैं ये तो पुलिस के बंदे नहीं हैं, ये आए हैं लीगल डिपार्टमेंट से। समझ में ये नहीं आ रहा है कि लीगल डिपार्टमेंट से आए हुए पुलिस अफसर को आप कैसे प्रिंसिपल बना दे, किसने इसका फैसला किया है? ये एक बड़ा संगीन किस्म का मजाक है। प्रिंसिपल जैसी एक अहम तरीन पोस्ट पर जो है आप एक ऐसे पुलिस एक एहलकार की आप पोस्टिंग करें जो कि पुलिस अफसर ही नहीं है, यानी जिसने खुद कोई एक भी कोर्स नहीं किया, कोई ट्रेनिंग ही नहीं है उसकी, तो वो दूसरों को क्या ट्रेन करेगा? यानी इससे ज़्यादा जुल्म, इससे ज़्यादा ज़्यादती और क्या होगी कि आपने लीगल डिपार्टमेंट के जो है लॉ अफसर को जो है, रफ़ीक चाचड़ को जो है, आपने महज सिफारिशात की बुनियाद पर जो है उन्हें जो है खैरपुर ट्रेनिंग सेंटर का जो है प्रिंसिपल लगा दिया। जिसके बाद वहाँ इस तरह के अगर वाक़यात नहीं होंगे तो क्या होंगे? यानी कहते हैं कि एक ट्रेनी था आज इनायतुल्लाह बुल्डी जो है, ये हार्ट अटैक से इनकी मौत हो गई है। इनको दौड़ा रहे थे, अब कह भी रहे थे कि भाई इनको हार्ट का मसला है, लेकिन चूंकि वो पैसे नहीं दे रहे थे तो उनको दौड़ा रहे थे। दौड़ाने के कहते हैं कि उसी दौरान जो है उनको दौरा पड़ा और बर वक्त जो है वो ऐसी कोई उनके पास एम्बुलेंस की भी सहूलत नहीं थी कि उसको ले जा सके, डॉक्टर भी कोई नहीं था, जिसकी वजह से उनकी वहीं पर डेथ हो गई। खुद जो वहाँ ट्रेनी दूसरे हैं उनका ये कहना है कि इनकी मौत का जिम्मेवार जो है कोई और नहीं, खुद प्रिंसिपल रफ़ीक चाचड़ हैं। यानी कि 12-12 घंटे की जो है उन्होंने यहाँ पर ड्यूटियाँ लेना शुरू कर दी इन ट्रेनियों से। यानी कि जो अगर रिश्वत नहीं देगा तो उससे 12-12 घंटे का, जो रिश्वत देगा तो उससे 1 घंटे की भी ड्यूटी नहीं देते, उन्हें मुकम्मल तौर पर छूट दी गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकी मौत का जिम्मेवार कौन है, इसकी इंक्वायरी कौन करेगा? मैं मुखातिब करूँगा खुद अपने काबिल एहतराम आईजी सिंध मुश्ताक महर साहब को और ख़ुद DIG ट्रेनिंग जो है इमरान याकूब को, कि वो इसका नोटिस लें कि आखिर ये हो क्या रहा है पुलिस के ट्रेनिंग सेंटरों में। कि ट्रेनिंग इसी तरीके से आके उनकी इससे पहले जो है वो सकरंड में एक कांस्टेबल जो थे कमांडो मोहम्मद मल्ला, वो भी उन्होंने आप खुद को गोली मार दी थी। ये छुट्टियां ना मिलना और ये पैसे ना देने की वजह से मुशक्क़त कराना, एक हार्ट अटैक का दिल का मरीज़ था कांस्टेबल, उसकी मौत हो गई। देखते हैं कि अब इसमें अब ये जो रफ़ीक चाचड़ ये ख़ुद को कहता है कि मैं जो हूँ वो एक साबिका होम सेक्रेटरी उस्मान चाचड़ और ख़ुद SSP जो है फैसल अब्दुल्ला चाचड़ के करीबी रिश्तेदार बताए जाते हैं, जिसकी वजह से आईजी सिंध ने भी इनकी हरकतों पर आंखें बंद रखी है। देखना ये कि इस वाक़े पर आईजी सिंध इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं करते। नाज़रीन, चलते हैं प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब। सिंध पुलिस में जो है कोई 350 इंस्पेक्टरों की F लिस्ट आ चुकी है और अब इतला ये मिली है कि उसकी जो है वो फाइनल जो है DPC तश्कील दे दी गई और अब इसमें से जो है वो सिलेक्शन होगा कि कौन जो है वो DSP के लिए मौजू है और कौन मौजू नहीं। सबके रिकॉर्ड देख के इनमें से जितनी वैकेंसियाँ हैं उनमें इतनी प्रमोशन इनके कर दिए जाएंगे। बड़े अरसे बाद जो है पुलिस में जो है DSP बनने जा रहे हैं। ये एक खुश आनंद, एक अच्छी खबर है। अब चलते हैं प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब कि किस तरीके से जो है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में इस वक्त एक ज़लज़ला आया हुआ है। एक बहुत ही पुलिस में एक परेशानी वाली सूरत हाल है कि खुद
खैबर पख्तूनख्वा के आईजी को सुना है कि अदलिया की जानिब से कोई एक शोकास नोटिस मौसूल हुआ कि ये अदलिया के अहकामात पर आखिर अमल दरामद क्यों नहीं होते हैं। अदलिया की जानिब से बार बार हुक्मनामा आ रहा था भी कि ये जो आपके पास 90 पुलिस अफसरान इसमें कि 68 जो है डीएसपी हैं और कोई 32 जो है वो इंस्पेक्टर है, ये आउट ऑफ टर्न प्रमोट है। बार बार हाई कोर्ट पेशावर की और फिर खुद सुप्रीम कोर्ट भी जो है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को कहती रही कि भाई इनको वापस इनके रैंक पे लाया, वापस इनको, लेकिन इतना सियासी असर रसूख, इतना सियासी रसूख कि खुद आईजी जो है, जो भी था खैबर पख्तूनख्वा के पिछले कई सालों से, वो भी दब जाते थे, परेशान हो जाते थे, वो कोई इनके खिलाफ एक्शन नहीं थे। बिल आखिर जो है ज्वालामुखी पड़ जाता है आला अदलिया का, और वो जो है फिर उसके शिकार जो है एक बहुत ही शरीफ नफ्स जो है वो इंसान दोस्त आईजी जो है खैबर पख्तूनख्वा के मुअज़्ज़म जांसारी होते हैं। अब मुअज़्ज़म जांसारी जो है वो मुतहरिक हो चुके और उन्होंने जो है वो फैसला कर लिया कि इन सब को जो है यानी कि 68 डीएसपी जो है अब रिवर्ड होने जा रहे हैं। इसी हफ्ते में ये 68 जो है ये रिवर्ड हो जाएंगे। उस तरीके से जो 32 इंस्पेक्टर है वो भी अपने असल रैंक में, कोई सब इंस्पेक्टर बन जाएगा, कोई एसआई बन जाएगा। इस तरीके जो डीएसपी उसमें से कुछ इंस्पेक्टर हो जाएंगे, कुछ सब इंस्पेक्टर बनने में कामयाब हो जाएंगे, और उसके बाद जो अहलियत के हामिल थे, जो उनसे सीनियर थे, उनको जो है डीपीसी करके उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। अब आज जो है पेशावर में जो है एक अफसोसनाक वाक़या इत्ला मिली, हमारे नुमाइंदा खसूसी क़यामत गुल की रिपोर्ट है कि वहाँ किसी ख्वाजा सराय के साथ कोई वाक़या हुआ, कोई वारदात हुई, जिसके नतीजे में जो है फिर पेशावर के ख्वाजा सराओं ने जो है ना पूरे शहर का ट्रैफिक जो है बतौर एहतजाज जो है वो बंद कर दिया। पूरे शहरी जो है परेशान रहे दिन भर, और पुलिस जो है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने में नाकाम रही। बाद में जब उनसे मुज़ाकरात हुए तो तब जाके जो है उनका एहतजाज ख़त्म हुआ। यानी कि पेशावर शहर में जो है वो हैरत की बात है कि ख्वाजा सराओं की तादाद जो है वो रोज़ बरोज़ उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। इसकी वजह समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इसकी वजह क्या है। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में कल जो हमने कहा था कि आज के हमारे प्रोग्राम में जो है हम शामिल करेंगे, हमारा एक 8 मिनट की इंटरव्यू हम थे प्रोग्राम में शामिल थे हमारे साथ इंतज़ार कत्ल केस के जो मुद्दई हैं, यानी मकतूल इंतज़ार के वालिद इश्तियाक से हमारी बातचीत हुआ। आप उनका अभी प्रोग्राम में आगे चलकर मैं इससे पहले कि इजाज़त चाहूँ तो आप लोग ये देख सकेंगे कि उनसे हमारी क्या बातचीत हुई, किस तरीके से उनको ख़तरात लाहक है या नहीं, या वो इन पुलिस वालों को माफ़ करने का इरादा करते हैं या नहीं करते हैं, ये आप लोग जान सकेंगे। और उसके आखिर में जो है फिर एक जो है पुलिस में भर्ती होने का ख्वाहिशमंद एक सिंध के एक पढ़े लिखे नौजवान की आप स्पीच। पुलिस वाले 6 या 8 पुलिस वालों को सजा हुई है आपके बेटे इंतजार के कत्ल केस में, मुकदमा जो चला है कोर्ट में। 8 जिसमें 2 को फांसी की सजा है और बाकी 6 को जो है उम्र कैद है। तो क्या आपको कहीं से कोई थ्रेट आई है, कोई खौफ, आपको किसी ने धमकी, कोई आपको डराया धमकाने की कोशिश की किसी ने? नहीं, अभी तक तो नहीं। आपको खुद कोई खौफ महसूस नहीं हुआ कि आपके बेटे के कत्ल में जो है वो 8 पुलिस वाले जो है इस वक्त जेल में है, तो कोई आपको अपनी जान का खतरा नहीं कि भाई ये तो कराची है, माइट इज राइट? सबसे खौफ है, अल्लाह का खौफ है और किसी का खौफ नहीं है। तो अगर आपसे अभी ये जो अगर इनको तमाम मतलब कि अब हाई कोर्ट में अपील करने गए हैं, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सदर पाकिस्तान से अपील करते हैं, हर जगह से अगर इनको इनकार हो जाता है, अपील इनको नहीं सुनी जाती है और अगर फांसी होती है, अगर ये इसके घर वाले आते हैं आपके पास रैम की अपील लेके, तो आप क्या यही आंसर होगा कि आपने बिल्कुल माफ नहीं करना है, जो जिसने किया उसको सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। मेरे इंतजार को ये ला दें, मैं माफ कर दूंगा। मेरे इंतजार को ये ला दें, मैं माफ कर दूंगा, वरना मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये भी अच्छा, आपको अगर डराने धमकाने की कोशिश करें, तो आपको पता है ना कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, आखिर कोई सरपरस्त, अगर कोई आपको डराने धमकाने की कोशिश करे तो आप क्या करेंगे? नहीं, मैं नहीं डरता, मैं अल्लाह की जात से डरता हूं सिर्फ, और किसी से नहीं डरता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसमें एक इंक्वायरी मैंने जो मालूमात की, कुछ मेरे जहन में ये आई कि ये आपका जो साहबजादा था इंतजार, ये कोई लड़की से कोई इसका कोई अफेयर भी चल रहा था, कोई वही लड़की जिससे इसका अफेयर था, वही लड़की से कोई ये मामला जो कत्ल का बना है, ये जो सारा वाकया हुआ है, ये कुछ बताएंगे आप हमें? हमारा यही परसेप्शन है कि इनके साथ सिटी स्कूल ए लेवल कैंपस में एक लड़की मारूफ सोहेल नामी इनके साथ पढ़ती थी, जिससे इनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। साथ ही उठते बैठते थे, खाते पीते थे। उस लड़की ने मुझसे भी 10 मरतबा बात की है, टेलीफोन पे भी
और फेस टू फेस भी। जब मैं स्कूल अच्छा। गया था इंतजार, तो जी। उस लड़की ने मुझसे फेस टू फेस बात भी की है और फोन पे भी दसियों बार बात की है। और जी। वो यही कहती थी कि मैं इंतजार को कभी किसी हाल में नहीं छोड़ूंगी। और इंतजार भी उसको बहुत चाहता था, बहुत चाहता था, बहुत चाहता था। मैं उसकी चाहत का मैं अल्फाजों में नहीं बयान कर सकता। वो मारूफ को बहुत चाहता था इंतजार, और मारूफ भी इंतजार को पसंद करती थी, इंतजार को चाहती थी। तो मारूफ के घर वाले भी ये अगर मारूफ ये के शादी। घर वालों को शायद ये दोस्ती पसंद नहीं थी। अच्छा, मारूफ किसी पुलिस अफसर की बेटी है थी क्या, कौन थी? थी कि मुझसे एक मुलाकात कर लें, तो मैं उनको कन्विंस करता कि हमारा तो एक ही बेटा है और खानदानी है, हम शरीफ लोग हैं और हम लोग तो उम्र के आखिरी हिस्से में हैं, सब इन बच्चों का ही होगा, सब कुछ इन बच्चों की खुशी को देख लें। और हमें कोई एतराज नहीं था और हम उन्हें कन्विंस कर लेते, लेकिन उन्होंने मुलाकात का मौका नहीं दिया। वो मिले नहीं, वो मुलाकात का मौका नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मुझे थ्रेट दी थी कि आप अपने लड़के को समझा लो, वरना मैं किसी के साथ भी कुछ कर सकता हूँ। मेरा भाई पुलिस में आपको पता है किस पोजीशन पे है। मैंने कहा किसी भी पोजीशन पे हो, लेकिन आप इस तरफ क्यों जाते हैं? आप मुझसे एक बार मिलिएगा, मुझसे मुलाकात कीजिएगा, मैं उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता, लेकिन उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया। और मुझे ये उम्मीद है वो कन्विंस हो जाते, क्योंकि सब कुछ इंतजार का था। इंतजार कि हम उनकी बेटी के नाम ही करते, जो कुछ भी करते। और इंतजार बहुत अच्छा लड़का था, बहुत सॉफ्ट हार्ट था और बहुत मतलब एहसास करने वाला लड़का था वो। और आजकल के दौर में इतने सच्चे लोग कहाँ मिलते हैं जितना इंतजार था या हम लोग हैं। अच्छा, ये जो आपने नाम लिया, क्या नाम है, मारूफ सुहेल जो है, ये इस वाक़े के बाद पता चला कि वो अमेरिका शिफ्ट हो गई थी, उनको भी कोई थ्रेट हुई थी यहाँ से, कुछ क्या है इस, ये कुछ बताएंगे आप? इस वाक़ये के बाद नहीं, इस वाक़ये से पहले ही वो अमेरिका गए हुए थे और मेरा उसके बाद कोई कांटेक्ट हुआ नहीं है। मेरा अच्छा। इनसे लास्ट कांटेक्ट जो है नवंबर 2017 में हुआ था, जब मेरा बेटा मलेशिया में था। अच्छा, 11 मार्च 2016 को जो है आपका बेटा बीमार था, स्कूल नहीं गया था, आप स्कूल गए थे, वहां पर आपसे वहाँ लड़की से मिली थी? बात मिली थी मुझे। अच्छा। मैं 11 मार्च 2016 को स्कूल गया था, प्रिंसिपल के पास इंतजार की। उस दिन स्कूल नहीं गया था उसकी रिपोर्ट देने के लिए कि वो अच्छा। आज के स्कूल नहीं आएगा। तो मिस ने भी मुझे बताया था, प्रिंसिपल ने भी बताया था कि मारूफ सोहेल नामी लड़की से इंतजार की बहुत दोस्ती है, लेकिन मैंने सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ है कि चलो उसका दिल बहला हुआ है, अभी उसकी माँ का इंतकाल हुआ है इंतजार की, तो वो बहुत डिस्टर्ब है, तो चलो एक लड़की से अगर उसका दिल बहला हुआ है तो वो खुश रहे, तो वो उसके साथ रहता है। लेकिन ये कि मैंने नजर रखी भी, आप फिक्र ना करें। मैं भी मुतमईन हो गया उनकी बात से। और जब मैं प्रिंसिपल के कमरे से बाहर निकला हूं, तो वो लड़की मुझे मिली है, उसने मुझे कहा है अंकल मैं मारूफ हूँ। उस दिन अच्छा। मेरी उससे बातचीत हुई है और मैंने उसे फेस टू फेस देखा है, वरना अच्छा, फोन पे बात करती थी वो। तो आपने उनकी आंखों में चमक देखी, मोहब्बत वाली चमक, कि वो कितनी बेताब थी एक दिन स्कूल ना आने पर, क्या नाम है, इसके जी, इंतजार के। किसी जी। ने मुझसे कहा अंकल मैं आज आपके घर आऊंगी, तो मैंने उसे मना किया। मैंने पहले पूछा, मैंने बोला बेटा किसके साथ आओगी आप? तो कहने लगी ड्राइवर के साथ। तो मैंने कहा नहीं बेटा, ड्राइवर के साथ नहीं आना। मैंने कहा अगर ये अपने माँ बाप के साथ आती तो चलो मुझे कोई एतराज नहीं था, लेकिन जब ड्राइवर के साथ कह रही है तो मैंने मना कर दिया। मैंने नहीं बेटा ड्राइवर के साथ नहीं आना, कल इंतजार खुद स्कूल आएगा इंशाल्लाह और फोन पे बात कर लेना। तो मैंने कहा आप लोग तो सुना है अमेरिका जा रहे हो, उन दिनों में ये अमेरिका जाने वाले थे। तो अच्छा। इसने कहा अंकल मैं 1 महीने के लिए अमेरिका जा रही हूँ और मेरी दादी का ऑपरेशन है कोई, इसलिए, और मैं 1 महीने बाद आ जाऊंगी। और मेरा बेटा भी यही कहता था कि अब्बू मारूफ आ जाएगी 1 महीने बाद। अच्छा, तो आप ये क्या समझते हैं कि ये सब कुछ जो झटपट हो गया आपके बेटे के साथ, तो ये क्या है, मतलब ये क्या, कोई इसमें कोई लड़की की इन्वॉल्वमेंट है, क्या है, क्या आप इसको, अब तो फैसला सब कुछ हो चुका है कोर्ट में, अब आप क्या समझते हैं? बस ठीक है, अगर ये यही बताएंगे। और हमारी परसेप्शन ये है कि ये और उसका कोई डिस्प्यूट था नहीं कहीं पर, ना उसका कोई कारोबार था, ना उसका कोई पैसे का मामला था, ना कोई फाइनेंशियली इशू था, और कोई था नहीं इशू। अगर कोई हो तो मैं लाइल्म हूं, लेकिन ये लोग
जिन्होंने ये टारगेट किया है, जिन्होंने एक प्लांटेड मर्डर किया है, यही बताएंगे कि इन्होंने किसके कहने पे किया है। ये बताएंगे किसके कहने पे किया, ये बताए बगैर जो है वो इनकी नहीं जान बताएंगे, छूटने सजा वाली नहीं है। जो फांसी का पंदा है वो इनके गले की जानिब बढ़ रहा है। अब इनकी अपनी जबान जब खुलेगी तो बात सामने आएगी। अगर ये इसी तरीके से खामोशी इख्तियार करेंगे तो इसका मतलब है कि खामोशी खुद एतराफ़ जुर्म के ज़मरे में आती है। इसका मतलब है कि ये सब इन्होंने किया है। इनको अब अपनी जबान खोलनी पड़ेगी हकायक को सामने लाने के लिए, इसलिए कि सर पानी जो है सर से ऊंचा होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। यही है ना, क्या इनको बोलना पड़ेगा जो भी कुछ है। लेकिन अगर आपके पास कोई आते हैं, थ्रेट आती है, आपके पास कोई रहम की अपील आती है, तो आपने तो कह दिया कि नो, नहीं मैंने नहीं करना, मेरा बेटा वापस लौटा दो, मैं आपको माफ कर दूंगा। बेटा आपको वापस नहीं आ सकता, लिहाजा मैं आपको माफ नहीं कर सकता। आपका तो यही एक जवाब है, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी दुनिया ही खत्म हो गई, हमारा खानदान ही खत्म हो गया। हमारा तो बेटा 4 बहन भाइयों में इकलौता था। अपने दौमी साहब, हनीफ दौमी साहब, आपको पता है हमारे खानदान का इकलौता था वो, सिर्फ मेरा इकलौता। आपका चश्मो चराग था, आपका तो खानदान खत्म हो गया उसके बगैर, तो जाहिर है कि वहीं से आपकी नस्ल आगे चलनी थी। जी। मेरी बहन इंतजार के दुख में वफात पा गई। रवा साल के 25 मार्च को उनका इंतकाल हो गया, फैसले से 7 माह पहले, एग्जैक्ट 7 माह पहले। अच्छा, ठीक है इशफाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। इंशाल्लाह इसी के साथ इजाजत है। अल्लाह हाफिज।